किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं खुशबू मुस्कान। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। पान की अधिक उपज के लिए रखें कुछ तकनीकी बातों पर ध्यान। समेकित कृषि प्रणाली के तहत खेती कर मोहम्मद मुस्लिम बने सफल किसान। और मिर्च की खेती के लिए करें उन्नत प्रभेदों का चुनाव। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, पान एक नकदी फसल है। पान की अधिक उपज पाने के लिए कुछ तकनीकी बातों पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। आइए इसकी पूरी जानकारी लेते हैं मगही पान अनुसंधान केंद्र के प्रभारी अधिकारी प्रभात कुमार से। पान की खेती के लिए 200 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी जो है फास्फोरस और 50 केजी जो है पोटास की मात्रा जो है अनुशंसित है। पोटास और फास्फोरस की दोनों को ज़मीन के जुताई के दौरान और आधे जो है नाइट्रोजन की मात्रा को जो है हम ज़मीन के जुताई के दौरान जो है मिट्टी में मिला देते हैं। उसके बाद शेष बचे हुए नाइट्रोजन की मात्रा को 3 महीने के अंतराल पे जो है खेत में हम छिड़काव करते हैं। लगन, आत्मविश्वास और ज्ञान व्यक्ति को बुलंदियों पर परचम लहराने का मौका देते हैं। इस कथन को चरितार्थ कर दिखाया है बिहार के भोजपुर जिले के अड़ेला गांव के प्रगतिशील किसान मोहम्मद मुस्लिम ने। ये समेकित कृषि प्रणाली के तहत खेती कर क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। मैं समेकित कृषि विकास प्रणाली अपनाता हूँ, जिसमें बटेर पालन, मछली पालन, तिलहन की खेती, दलहन की खेती, गेहूं की खेती। अभी मेरे पास ये चिकन वाली मुर्गी है, गौ पालन का है। मेरे आस पड़ोस के गांवों से यहाँ भेड़ पालन जो उसका रस्ट होता है उसको हम खेत में जैविक खेती इस्तेमाल करते हैं। उस समेकित कृषि विकास प्रणाली में जितने भी आते हैं, मेरे पास मवेशी हैं, मवेशी के साथ साथ बकरी पालन भी है। ये सारा चीज मैं अपने स्तर से किया हूँ। पावर स्प्रेयर यंत्र द्वारा कीटनाशक, रोगनाशक एवं खरपतवार नाशक रसायनों का छिड़काव आसानी से पौधों पर किया जा सकता है। इस यंत्र द्वारा बड़े पैमाने पर भी आप छिड़काव का कार्य कर सकते हैं। गन्ना में पायरेला कीट का प्रकोप बरसात से पूर्व जून जुलाई माह तक होने की संभावना बढ़ जाती है। कीट प्रबंधन के लिए मालाथियान 50 EC का 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें, जिससे आपकी फसल की उपज अच्छी प्राप्त होगी। मिर्च की खेती करने वाले किसान भाई उन्नत प्रभेद का इस्तेमाल कर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसके उन्नत प्रभेदों में कृष्णा, अर्का लोहित, पंचचीली 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट के बारे में जानेंगे। मंडी भाव के तहत चलते हैं पटना सिटी के गुलजार बाग सब्जी मंडी और जानते हैं यहाँ विभिन्न प्रकार की सब्जियों के भाव। खीरा 10 रुपये किलो, टमाटर 20 रुपये किलो, बंधा 4 रुपये किलो, चुकंदर 10 रुपये किलो, कटहल 10 रुपये किलो, प्याज 40 रुपये पसेरी, आलू 10 रुपये किलो, नेनुआ 10 रुपये किलो, बैगन 20 रुपये किलो। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम वैज्ञानिकों से मिली जानकारी के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती की नई नई तकनीक, मंडी भाव
और मौसम के बारे में जाना। आइए अब हम आपको कृषि दर्शन के अगले भाग में लिए चलते हैं, जहां आप हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा खेती से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का निभा का नमस्कार। किसान भाई, किसी भी फसल का बेहतर उत्पादन हो, इसके लिए ज़रूरी है कि मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़िया हो, उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रबंधन बेहतर हो। आज हम इसी विषय पर आपको विशेष जानकारी दिलाने जा रहे हैं कि मिट्टी की उपयोगिता एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रबंधन। इस विषय पर विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं राकेश कुमार, जो कणीय वैज्ञानिक हैं, कृषि अनुसंधान लोहिया नगर। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारे किसान भाई को ये बताइए कि मिट्टी की जांच की आवश्यकता क्यों है? किसान बंधु, आप सभी ये जानते हैं कि अच्छी फसल उत्पादन लेने कम लागत पर अच्छा उत्पादन कैसे प्राप्त करें। हम ये जानते हैं किसी भी फसल के लिए संपूर्ण जीवन काल में उसको 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु आपको ये नहीं मालूम कि आपकी भूमि में इन सभी 17 पोषक तत्वों की उपलब्धता क्या है। तो इसकी पता लगाने के लिए आपको मिट्टी जांच कराना अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो आप मिट्टी जांच कैसे कराएं, कुछ बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। किसान बंधु, अगर आपकी एक समान भूमि है, समतल भूमि है, तो 2 एकड़ तक भूमि के लिए एक सॉइल सैंपल से आपकी एनालिसिस करके और ये जो 16-17 पोषक तत्व है, इसकी जानकारी प्रदान की जा सकती है। इसके बाद पूरे भूमि को जिंक जेड अक्षर की तरह से आप 7 से 10 जगह को चॉइस कर ले जहाँ से आपको मिट्टी निकालनी है। सबसे पहले ऊपरी परत को, जहाँ खरपतवार हो, उसको आप निकाल दें और खुरपी के माध्यम से आप 20 या 25 सेंटीमीटर तक गड्ढा बना लें। उसके बाद 1 सेंटीमीटर मोटाई से ऊपर से नीचे की तरफ आप मिट्टी को निकालिए। इसके बाद इन सभी मिट्टी को आपस में अच्छी तरह से मिलाते हैं। मिला के हम 4 भाग बनाते हैं। आमने सामने की 2 भाग को हम हटा देते हैं। पुनः इस प्रक्रिया को हम करते रहते हैं। हमारे पास जब आधा केजी मिट्टी बचती है, तब उस मिट्टी को हम पॉलीथीन बैग में पैक करते हैं। पॉलीथीन बैग में पैक करने से पहले किसान बंधु को ये देख लेना होगा क्या उसमें अधिक नमी है। अगर मिट्टी में अधिक नमी है तो हम उसे छाए में सुखा सकते हैं, उसके बाद पैक करते हैं। उस सैंपल को पैक करने के बाद हम एक कागज़ में कुछ सूचनाएं उसमें दर्ज करते हैं कि हमने कौन सी फसल उसमें ली है, अगली कौन सी फसल हमें लेनी है, उस खेत की पहचान क्या है, और किसान अपनी पूरी पता डाल करके उसके बाद उसे किसी सॉइल जांच केंद्र में हम भेज देते हैं। सॉइल जांच केंद्र जाने के बाद से उसके जांच की जाती है। जांच के उपरांत बताई जाती है कि आपकी भूमि में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसके बाद जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, चाहे आयरन हो, जिंक हो, मोलिब्डेनम हो, इसकी क्या स्थिति है। इसके बाद आप कौन सी फसल लेते हैं, उसके अनुसार उसमें रिकमेंडेशन दी जाती है कि इस फसल के लिए और आपको कितनी मात्रा में कौन सी खाद देनी होगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण एक उसमें आवश्यकता हो जो किसान बंधु नहीं समझ पाते हैं, वो अवश्य ही जान लें कि हर एक खेत के लिए, हर एक भूमि के लिए जो पीएच मान होता है वो 6.5 से 7.5 के बीच होनी चाहिए। क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि जो 17 पोषक तत्व हैं, इन्हीं पीएच के बीच में पौधों को उपलब्ध होते हैं। अगर ये पीएच 6.5 से नीचे चला गया, 7.5 से ऊपर चला गया, तो आपके भूमि में संपूर्ण पोषक तत्व उपलब्ध होने के बावजूद वो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाएगा। किसान भाई, कहीं जाइएगा नहीं, कार्यक्रम देखते रहिए। बस मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कृषि दर्शन कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप काफ़ी अच्छी जानकारी दिए हमारे किसान भाई को कि 16 पोषक तत्व जो है उसका रहना अनिवार्य है, लेकिन साथ साथ ये भी बताइए कि सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रबंधन हमारे किसान भाई कैसे करेंगे और उर्वरा शक्ति जो है, उर्वरा क्षमता, उसको कैसे बनाए रखेंगे। सूक्ष्म पोषक तत्व तथा उर्वरा शक्ति, जो उर्वरक का फर्टिलाइज़र चाहे रासायनिक खाद हो या जैविक खाद हो, इसकी इफ़िशियंसी को कैसे बढ़ाएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले हम व्यवहार की बात करते हैं। आप जानते होंगे किसान बंधु कि जैसे कि बृहद तत्व हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, इनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ ही जो सूक्ष्म तत्व हैं, चाहे जिंक हो, मोलिब्डेनम हो, आयरन हो, इनकी कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, परंतु ये आवश्यक होते हैं क्योंकि एक दूसरे के ये पूरक होते हैं। तो सबसे पहले आप इनकी उपयोग करने के बारे में अवश्य जान लें। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की आवश्यकता पौधों को शुरू से लेकर के और पकने तक पड़ती है। तो डिफरेंट स्टेज होते हैं, बहुत से अवस्थाएं होते हैं, जैसे कि मान लीजिए जड़ का बनना, फूल का बनना, फल का बनना। इसलिए ये बताया गया है कि जो भी उर्वरक में नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र है उनको आप स्प्लिट डोज करें, अर्थात कई भागों में बांट करके इसका हम अप्लाई करते हैं तो अच्छा इसका पौधे के ऊपर प्रभाव देखा गया है। इसके साथ ही साथ किसान बंधु बुआई के समय ही चाहे आप फास्फोरस फर्टिलाइज़र हो या पोटेशिक फर्टिलाइज़र हो, इसका पूरा आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म तत्वों में जिंक सल्फेट की बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और प्रायः देखा जा रहा है कि हमारी भूमि में इसकी कमी हो रही है। तो इसकी इफ़िशियंसी को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है कि अगर आप जिंक सल्फेट को आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के खाद आपस में मिलाकर इसका व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से इसकी क्षमता बढ़ जाती है। और एक बार जिंक सल्फेट का अगर आप यूज करते हैं तो 3 साल तक उस भूमि में जिंक की कमी नहीं पाई गई। किसान भाई कहीं जाइएगा नहीं, कार्यक्रम देखते रहिए। बस मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ।
अच्छा, जी जी जी, हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत है। सर, काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दिया कि सूक्ष्म पोषक तत्व जो हैं वो सभी एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन यदि हमारे फसल में किसी तरह की कमी है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे, उसके लक्षण क्या होते हैं? किसान बंधु, अगर भूमि में पोषक तत्वों की कमी होती है तो पौधों में ये प्राय इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि अगर नाइट्रोजन की कमी है तो निचली पत्तियां जो पौधों की है वो सूखने लगती है पीला पड़ करके। तो जब नीचे की पत्तियां सूखने लगे, पौधों में हरापन कम हो जाए, तो ये निश्चित मान लेना चाहिए कि इसमें जो है नाइट्रोजन की कमी है। इसके अलावा फूल बनने में या दाने बनने में दिक्कत हो रही हो, दाने बहुत छोटे बनते हो, फूल नहीं बन पा रहे हो, तो देखा गया है कि इसमें फास्फोरस की कमी हो रही है। इसके अलावा जो दाने होते हैं, दाने बोल्ड नहीं होते हैं, चमकीले नहीं होते हैं, वजनदार नहीं हो रहे हैं, तो ये पाया गया है कि इसमें पोटास की कमी हो रही है। तो कुछ तत्व, सूक्ष्म तत्व के बारे में भी आप इसी तरह से वेजिटेबल में बात करें, कॉलीफ्लावर में देखेंगे बड बहुत छोटे हो जाते हैं और वो बड़े नहीं हो पाते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि बोरन की कमी हो रही है, मोलिब्डेनम की कमी हो रही है। तो प्रायः जो लक्षण अगर भूमि में इसकी विशेष कमी हो जाती है तो इसकी कमी के लक्षण पौधों में उपयुक्त प्राप्त होने लगते हैं। उसको देख करके हम उसका सुधार कर सकते हैं। सर, हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप आए, हमारे किसान भाई को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार प्राकृतिक आपदा की वजह से जिन स्थानों पर किसान भाइयों की फसल बर्बाद हुई है, केंद्र सरकार उनको मुआवजा देगी। माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि पहले जहां 50% या अधिक नुकसान होने पर मुआवजा दिया जाता था, वहीं अब 33% नुकसान होने पर भी मुआवजा मिलेगा और मुआवजे की राशि भी पूर्व की अपेक्षा 50% बढ़ा दी गई है। संतुलित यूरिया के उपयोग से नुकसान और समाधान। फसलों में यूरिया के अधिक और लगातार प्रयोग से पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं और गूदेदार एवं कमजोर होकर जमीन पर गिरने लगते हैं। फलस्वरूप पैदावार घट जाती है। इस उर्वरक के अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी के अंदर मौजूद लाभदायक जीव नष्ट हो जाते हैं और इसके अलावा फसलों में रोग और कीट व्याधियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। यूरिया का बीजों के सीधे संपर्क में आने की स्थिति में बीजों के अंकुरण दर में कमी आ जाती है। आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन उर्वरक के इस्तेमाल से जमीन के अंदर उपलब्ध पानी में नाइट्रेट जैसे हानिकारक तत्वों और गैसों की मात्रा बढ़ने के साथ ही मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है और पर्यावरण भी दूषित हो जाता है। यूरिया का इस्तेमाल प्रभावी और किफ़ायती रूप में किया जाना चाहिए, अन्यथा केवल 30 से 40% यूरिया ही पौधों को मिल पाता है, बाकी जमीन के अंदर और वायुमंडल में जाकर बर्बाद हो जाता है। उर्वरकों का इस्तेमाल सही समय और सही मात्रा में करें तथा ड्रिप छिड़काव और फर्टिगेशन जैसी कम खर्चीली और लाभदायक विधियां अपनाएं। यूरिया पर निर्भरता कम करने तथा मिट्टी की अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए पोषक तत्व आधारित जल घुलनशील मिश्रित उर्वरक, नीम कोडेड यूरिया, स्टार्टर घोल, जैविक खाद और जैव उर्वरक आदि उन्नत व कम खर्चीली तकनीक अपनाएं।